हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 5 से। आज थोड़ा वीडियो लाने में विलम्ब हो गया। वो इसलिए हुआ है कि आप लोग के लिए हम आज, ठीक है, एक अलग से एक बुक की मतलब कि जांच के लिए हम गए हुए थे मार्केट में कि कौन सा बुक अभी आया हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का सेट समझिए कि 5 और अब 5 वो बचा हुआ, वो जितना जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो एक बुक के बारे में मालूम चला है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है वो, और बहुत जल्द उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग का प्रत्येक दिन 10 बजे वीडियो आता था, 10 बजे ही आएगा। आज भर थोड़ा लेट हो गया इसकी वजह से, ठीक है। कल से आप 10 बजे रेडी रहिएगा, हम भी रेडी रहेंगे। तो आज हम लोग 4 बजे अपलोड हुए हैं, आए सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अब एग्ज़ाम परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है। अभी आपके पास 2-3 काम बचा हुआ है। सबसे पहला काम, अगर आप हमारा पीडीएफ ले चुके हैं तो उसको लगड़ के पढ़िए। 9, 10, 11, 12 तक कम से कम तो एकदम उसको चाट जाइए, इतना पढ़ लीजिए। पहला काम यही करना है, तो पढ़ना है ये सेट। और दूसरा काम कि सेट लगाना है, सेट एकदम ज़बरदस्त लगाना है। एक एक दिन में कम से कम 2-2 को मारिए, सुबह शाम मारिए आप सेट। और नहीं, जो सेट आप मार चुके हैं तो उसका वीडियो आप देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि सेट मारने का, तो जो सेट आप मार चुके हैं, जैसे हम लोग अभी 5 आज डील करने वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये सब तो मार चुके होंगे आप। उसको फिर से देखिए, रिवीजन करते रहिए। इतना जान लीजिए, 10 सेट जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म का ना, 11 सेट। 11 इसलिए नहीं ले रहे हैं, 11 को 10 ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो पिछले बार आप परीक्षा दी है वो पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसको हम लोग हटा के बात कर रहे हैं। 10 सेट भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म का, तो मेरा यकीन मानिए आपका 65 से 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी पैटर्न है ये पूरा का पूरा आपका SCERT और NCERT को उसी के अंडर में रख कर किया गया है। जो सेट आप बनाते हैं उसको हम पहले ऑलरेडी, आपसे पहले हमको बनाना पड़ता है। वो इसलिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी जानकारी के लिए पहले हमको बनाना पड़ता है। और हमको बना रहे तो हमको यही देखने को आया है कि जितना भी इसमें क्वेश्चन है ना, वो पहली बात तो हमारा PDF से बहुत सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप सेट अगर बना रहे हैं ना, तो जाके देखिएगा हमारा PDF उठाकर, तो बहुत सा क्वेश्चन हमारा PDF से आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री में तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन लाइन से आपको हमारा PDF से मिल जाएगा। बाकी भी आप देखते रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप 2 ही काम कीजिए। पहला, अगर PDF ले चुके हैं 9 से लेकर 12 तक, तो उसको एकदम लगड़ के पढ़िए। और दूसरा, खाली सेट बनाइए, या सेट नहीं बना सकते हैं तो सेट को देखिए जो आप पीछे बना चुके हैं, बार बार रिवीजन कीजिए। नया चीज़ सीख नहीं पा रहे हैं तो उसको रिवीजन करते रहिए। और बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं 25 तारीख के बाद से, ठीक है। समझिए कि हज़ार हज़ार क्वेश्चन या 500-500 क्वेश्चन का सिर्फ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री चलेगा, वो भी सेट के माध्यम से होगा आपका, ठीक है। ऑलरेडी उसमें आंसर लगा हुआ रहेगा, आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट वीडियो देखिए और माइंड में घुसाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ कि आप एक बार सेट बनाइएगा फिर वीडियो को देखिएगा, तो उतना अब नहीं करना है। ऑलरेडी आंसर मारा हुआ रहेगा, जैसे अभी अभी आप देख रहे हैं इस PDF की अगर हम बात करें। चलिए देखिए, ये जो आप सेट देख रहे हैं इसमें आपका आंसर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अबरी जो हम सेट देंगे ना, जो नया वाला लेकर हम आ रहे हैं 25 तारीख के बाद से, ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ रहेगा। PDF ऑलरेडी हम भेजेंगे टिक लगा हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा कि आप 1-2 घंटा, जितना देर में आप बनाइएगा ना उतना देर में आप याद कर लीजिएगा। तो 25 तारीख के बाद उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी 8, 9, 10 सेट खत्म करने के बाद प्लेटफॉर्म का आपको ऑलरेडी लगा हुआ देंगे कि आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आइए सेट की ओर। देखिए, सबसे पहली बात कि सेट नंबर ये 5 है, ठीक है। हम लोग चलते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, शुरू करते हैं इतिहास से। तो जो भी अगर सेट बना चुके हैं वो इतिहास निकाल लीजिए अपना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि सबसे पहले कि अगर आप अभी हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। आइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत अच्छा, 2-4 लोग जो मतलब लाइक भी कर रहे हैं, बाकी सब तो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। जितने जुड़े हुए हैं उतने तो लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, लाइक कीजिएगा। चलिए, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रेडी? आइए, थोड़ा जूम कर दें, इतना तक तो ठीक है आपका। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, बंदरगाह जो था कौन सा है। चलिए, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करते चलिएगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का। चलिए तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2 हो जाएगा आपका। एक यहाँ पे देखिए लोथल भी है और कालीबंगन दोनों देता है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको लोथल नहीं, लोथल और सुतकोदता लिख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, लिख दीजिए, याद रखिएगा। लोथल और सुतकोदता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बंदरगाह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए देखिए हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बंदरगाह है। पहला तो हो गया आपका लोथल और दूसरा हो जाएगा आपका सुतकोददा। थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है, लेकिन याद कीजिएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ सिर्फ लोथल दिया हुआ है, लेकिन 2 बंदरगाह, दोनों का आपका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या नाम है? सुतकोददा, ठीक है, 3 स्टेप में याद रखिएगा। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा, बंदरगाह की बात करा तो 2 बंदरगाह हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका लोथल और दूसरा सुतकोददा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, आइए। बोल रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? देखिए थोड़ा सा ही तो बहुत ईजी आपका कर दिया कि आपका देश पूछ लिया, ठीक है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जापान। लेकिन पूछता क्या है, देखिए यहाँ से इसका पहले आप आंसर देख लीजिए, जापान इसका राइट आंसर है। आपसे पूछ देगा कि नागासाकी पे बम कब गिराया गया था और हिरोशिमा पे बम कब गिराया गया था, ये आपका डेट पूछ लेगा। याद रखें, नागासाकी बोलेगा तो 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पे बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पे बोलेगा तो 6 अगस्त 1945 को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय डेट आप याद रखिएगा। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? निम्नलिखित में से किस पर, ठीक है, अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 74 का? आप लोग आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग तो आंसर कर नहीं रहे हैं। अब आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, आइए। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये नहीं पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसको क्यों निलंबित किया गया था। यहाँ रीजन पूछ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी इसी टाइप का प्रश्न उठाने वाला है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इससे पहले पूछा हुआ था ना, इसी टाइप से प्रश्न पूछेगा। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो याद रखिएगा, देखिए चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? निलंबित कर दिया गया था। यहाँ तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आइए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था, ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, चलिए मैसेज आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, ठीक है। थोड़ा जल्दी फास्ट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये तो मतलब इतना इजी हो चुका है, आप लोग अगर डेली सेट बना रहे हैं तो ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और कब दिया था ये इंपॉर्टेंट रखता है, हम बार बार बताते हैं, 8 या 9 अगस्त दोनों याद रखिएगा आप, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने 8 या 9 अगस्त को दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है, आइए। नील की खेती करने वाले को, ठीक है, विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक क्या नाम क्या था? नील दर्पण। जो नाटक था उसका नाम था नील दर्पण। के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, ठीक है। तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो बालाजी विश्वनाथन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 80 में क्या है? निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो कौन सा युद्ध से पड़ा था? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, एकदम याद रखिएगा बाई डेट। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बाई डेट याद रखिएगा 23 जून। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफीम, एक मिनट, चलिए ठीक है, 81 नंबर, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। ठीक है, तो अफीम युद्ध जो था किनके बीच लड़े गए थे, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का, बहुत बढ़िया, अकबर और हेमू के बीच। याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो कहाँ की गई थी, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नालंदा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान, ठीक है, भारत में 1 रुपया का सिक्का टकसालित यानी कि मिंट किया गया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह सूर्य के शासनकाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 1916 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा टिप्पू सुल्तान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने, ठीक है, निम्न में से किसको भेजा था। तो औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर जो है आपका दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लिख लीजिए जयसिंह द्वितीय को। ठीक है, सॉरी जयसिंह द्वितीय नहीं होता इसमें, सिर्फ जयसिंह को भेजा था। औरंगजेब ने किसको भेजा था, जयसिंह को भेजा था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयसिंह को भेजा था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। चलिए तो कब प्रकट हुई थी, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। तो मद्रास जो था किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है, सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोप खाने का कमांडर कौन था। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम खान गर्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, देखिए कुतुबनुमा, ठीक है, कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किनसे सीखा। ये देखिए ये आपका 10th क्लास से लिखा हुआ है, वो मतलब क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो किनसे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। ये भी आपका हमारा PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका जॉर्ज वाशिंगटन को। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ। ठीक है, तो इसका पतन किस दिन हुआ था, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 1789। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 96 में देख लीजिए, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। ठीक
ठीक है। तो कौन राष्ट्र था? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिटलर का जन्म हुआ था, तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है। लेनिन कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिए जर्मनी का। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? ठीक है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मैजनी ने। लाल कुर्ती के गठन का टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो मैजनी ने। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चलिए 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इंग्लैंड, कहीं कहीं आपको इंग्लैंड भी दे देगा और कहीं कहीं ब्रिटेन भी दे देगा, तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है। इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कि यूके भी रहेगा, यूके ये भी एक ही होता है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ब्रिटेन को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 103 नंबर में क्या है? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? ठीक है, तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 1863 में। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ठीक है, तो 104 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 को। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फ्लॉग शटल मिशन का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो इस किसने किया था? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जॉन के ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ठीक है, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 1928 में किया गया था। यह क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। स्टेट का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 106 नंबर प्रश्न। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 107 का? इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, वैसे आप लिख लीजिएगा वो भारतीय राजा कौन था। ठीक है, तो हम बता देते हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मूलराज द्वितीय, ठीक है, कौन था? मूलराज द्वितीय जो था मोहम्मद गौरी को प्रथम बार युद्ध में हराया था। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 108 में क्या है? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है? आइए 1565 ईस्वी में, ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 109 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तालिकोटा का युद्ध। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? याद रखिएगा यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, किसको नहीं नहीं दी गई थी। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खुदीराम बोस को नहीं दिया गया था। चलिए तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो 40 नंबर का क्वेश्चन था उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं भूगोल की ओर। तो इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन, ठीक है, आपको इस प्रकार का सेट देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो शुरू करते हैं भूगोल। अगर आप भूगोल बनाए हैं तो आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। आइए पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 71 का? तो याद रखिएगा बिहार। देखिए बिहार से जो भी प्रश्न हो रहा है, सेट में आ रहा है, उसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बिहार से 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आइए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है, तो याद रखिएगा मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंगेर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितनी है? ठीक है, तो कितनी है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 938। याद रखिएगा शिशु का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौसम से रिलेटेड इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो केरल में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 76 में क्या है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में, ये तो सबको पता होगा। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? चलिए, तो इसका नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ठीक है, तो किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 28 का, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, भारत में लेटेराइट मिट्टियों के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 29 हो गया। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 80 में क्या है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाता है? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा होते हैं, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है एशिया यूरोप को अलग करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए प्रशांत महासागर में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मीटियोरोलॉजी कहते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि पानी का कोई भी रूप, ठीक है, कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, चलिए, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है, नहीं है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन ठीक नहीं है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए खरीफ महीना जो होता है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है, अच्छा, और बसंत ऋतु के अंत तक फसल काटी जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए बाकी सही क्या है, देखिए खरीफ महीना जो वर्षा ऋतु के आरंभ में तो आता है, लेकिन शरद ऋतु में फसल काटी जाती है, याद रखिएगा, ना कि बसंत ऋतु में। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है, ये भी सही है। बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 86 में क्या है, देखिए जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कौन कौन, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वही हो गया, सेम है, रेखा गुजरती है वह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस देश से होकर गुजरती है महाद्वीप से? तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए अफ्रीका। अगला प्रश्न को चलते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाए, देखिए अगर आप तंबाकू पीते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप तंबाकू पीते तो क्या होगा,
तो एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, अगर आप तंबाकू पीते हैं तो आप आंधर हो जाइएगा, ठीक है। आंधर होने का मतलब आंध्र प्रदेश। तंबाकू में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। जिस राज्य में तो अगर तंबाकू सबसे ज़्यादा उपज हो रही है, उत्पादन हो रही है, तो वहाँ का जो भी होगा, लड़का हो या आदमी हो, तंबाकू ज़्यादा पिएगा उस राज्य का। तो उस राज्य का आदमी अगर तंबाकू का सेवन ज़्यादा करेंगे तो क्या होंगे? वो आंधर हो जाएंगे। ये आपका ट्रिक से याद करने का बता दे रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 88 का, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए नागार्जुन, इसका भी एक ट्रिक पकड़ लीजिए आप। नागार्जुन, नागा माने क्या? नाग। नाग यानी कि नाग माने क्या? सांप। तो सांप किसके गले में होता है? तो हम जानते हैं शंकर भगवान। तो कोई भी शंकर भगवान है, तो भगवान कहने का मतलब कृष्णा। सब तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, चाहे राम हो, शंकर हो, कृष्णा हो, भगवान एक होते हैं। तो कृष्णा भगवान के भी गले में सांप होगा, तो नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा भगवान हो जाएगा, तो कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 89 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरतगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील ये आपका तिब्बत में स्थित है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील। अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, देख लीजिए। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 93 में क्या है? विश्व की सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो 93 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सुंदरवन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई और जून के में शुरू होता है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा? देखिए डायरेक्ट अगर पॉइंट पकड़ना हो तो ऐसे पकड़िए, धान दिया, ज्वार है, बाजरा है, ये सब किस फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो 94 का देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल में क्या होता है? तो ठंडा का दिन में आपको जो दिखे खेत में, अगर आप गांव एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो रबी फसल मतलब ठंडा का दिन, ठीक है। तो ठंडा के दिन में अभी खेत में आपको क्या दिख रहा होगा? गेहूं दिख रहा होगा, थोड़ा मोड़ा चना भी दिखेगा, ठीक है, मटर आपको दिखेगा, यही सब दिखेगा, सरसों भी आपको दिख सकता है। ये सब क्या है? ये सब ठंडा का मौसम का फसल है, ठीक है। तो जो फसल ठंडा में उगाई जाती है उसे हम रबी फसल कहते हैं। जो फसल मतलब कि बरसात में उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और जो फसल गर्मी के दिन में उगाई जाती है, जैसे कि ककड़ी, खीरा, तरबूजा, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपका जायद फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों से मिलती है? ठीक है, तो 95 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 97 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 97 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए जहां बोल रहा पानी की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है? तो चावल को, यानी कि धान को। तो पूछ दे कि धान कौन सा फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल? तो याद रखिएगा खरीफ फसल का उदाहरण है। कौन? तो धान आपका, ठीक है। चलिए, क्योंकि धान देखें बरसात के दिन में होता है, उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चलिए, तो भारत का किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो 98 का आंसर क्या हो जाए? तो याद रखिएगा राजस्थान। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो गोदावरी को, ठीक है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? आइए,
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? याद रखिए कि आपसे नहीं पूछ रहा है, नहीं लगती है तो किसकी सीमा नहीं, तो असम का सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है, आइए। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? तो 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रशांत महासागर में। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 102 में क्या है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ठीक है, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आपका साफ मौसम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर में क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कपास की काली मिट्टी। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कपास के लिए किस प्रकार का मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 105 में क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आइए, जब अति शीतल वायु की असंहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 105 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा तूफान और चक्रवाती तूफान। ठीक है, ये आपका उत्पन्न होगा, और गहन वर्षा होगा और ओला गिरेगा, यानी कि 3 और 4, तो 3 और 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है 106 में, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, कितना प्रतिशत भारत में रहता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत रहता है, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17.5%। याद रखिएगा वर्ष 2011 के अनुसार, ठीक है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, तो विश्व का जितना जनसंख्या होगा उसका 17.5% भारत की में रहते हैं। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध था? ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वन की कटाई। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो याद रखिएगा 30 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उट्टी क्या है? ठीक है, तो उट्टी क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। ठीक है, चलिए तो 110 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 110 में क्या है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी 118 सेंटीमीटर होती है। चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोग ज्योग्राफी का 40 नंबर खत्म कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं आपका राज्य व्यवस्था में, ठीक है, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी अभी जो नए जुड़े हुए हैं वो लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो का PDF आपको एक दिन पहले प्राप्त हो जाए, उसके लिए आपको दिए गए हमारे वीडियो के लिंक में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक दिन पहले, ठीक है, PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए 111 से। ठीक है, आइए देखिए पहला प्रश्न क्या है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से क्वेश्चन यही निकल जाए, क्या आ जाएगा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद को कहा है? तो 111 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो अनुच्छेद 32। चलिए तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते हैं। 112 में क्या है, किसने कहा है क्या कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? ठीक है, तो ये किसने कहा? तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एल लिप्सन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है, आइए, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का नारा
कब बुलंद किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों आपको हम बता देते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि इसको कब किया गया था, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1789। देखिए अगर पूछ दे फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिए 1789 पहला प्रश्न। दूसरा कि किस देश से, ठीक है, स्वतंत्रता समानता बंधुता तो जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो फ्रांस से लिया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 का, तो याद रखिए हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 115 में क्या है, किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। ठीक है, तो किसने कहा था, 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रूसो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है निलंबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या है, आइए, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है, तो क्या है, तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्ति हुआ है। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, तो किसका मिलान सही नहीं है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराधी मामले, ये किसका है, समवर्ती सूची का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हैं। ठीक है, तो 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। आइए 122 में क्या है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आइए 122 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सब का सब आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 में क्या है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राज्य सूची में। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 317 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 में क्या है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय में से है। ठीक है, तो किस विषय से है, 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सरकारी संस्था का गठन और कार्य संचालन से। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 126 का, तो देखिए ये हो जाएगा आपका लोकसभा का सदस्य करता है और राज्यसभा का सदस्य, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। 127 में क्या है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो धन विधेयक को कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा लोकसभा में। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है,
तो इसको मैं आपको क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन आपको बताना है, कूट ही उत्तर को चुनिए है इसमें। चलिए, तो 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ये हो जाएगा आपका। दूसरा हो जाएगा राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। जिला पंचायत हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, तो 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 131 में क्या है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कौन में कानून बना सकती है, मतलब कौन जो है कानून बना सकती है। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 132 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच, ठीक है, समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है। ठीक है, तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों और वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है, हिस्ट्री में। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1928 हो जाएगा आपका। 135 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर में क्या है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाने की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, तो 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, पंचायती राज, एक मिनट रुक जाइए, आइए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो 137 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 के चलते हैं। आइए, कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है। तो 138 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 स्तर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है, कितनी संख्याएं कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो 139 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 7000। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ठीक है, तो ये कथन किनका था। 140 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 में क्या है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो विधि के द्वारा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है कि शिवस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है, देखिए एक तरफ आपका लिखा संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ आपका स्रोत है। ठीक है, किस देश से लिया गया है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, आइए, तो पहला विधि का शासन, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है, मिलाते चलिएगा। ठीक है, अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया था, तो ये आपका जापान से लिया गया है। अगला देख लीजिए, राष्ट्रपति के
विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो 3 को मिल गया। तो एक अगर आपको याद नहीं भी है तो उसको हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2 और 2 का 3 और 3 का 4, यही ना। चलिए तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं। आइए, क्या है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, तो भारतीय संविधान में क्या है? तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 में क्या है? चलिए ये आपको मिलान करना है अनुच्छेद 54। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 54 जो है इसका संबंध किससे है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनुच्छेद 75, तो ये इसका संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अगर कभी पूछ ले कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 75 में है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 155 में क्या है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तो अगर राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद कितना में? 155 में है। 164 में क्या है? चलिए तो डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद कितना में है? 164 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। तो 147 में क्या है? आइए, बोल रहा है कि एक तरफ आपको दिया हुआ सूची, ठीक है, ये भाग दिया हुआ, एक तरफ आपका सूची दिया हुआ, उसको मिलान करना है कि भाग 6 में 8 में कौन सा है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला आपका लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, 9, तो भाग 9 में क्या है? तो आपको याद रखना होगा। तो भाग 9 में क्या है? तो याद रखिएगा भाग 9 में आपका पंचायत है। तो सॉरी थोड़ा लंबा हो गया ज़्यादा। तो भाग 9 में आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पंचायत। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से आपको देखते चलना है। चलिए अगला क्या है? भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में क्या है? तो याद रखिएगा संघ क्षेत्र है। भाग 8 में क्या है? तो यह हो जाएगा आपका संघ क्षेत्र। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 4 का ए में, यानी कि ए में क्या रखा गया है? ठीक है, तो सी, तो सी किस में चला जाएगा? तो 4 का ए में क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, 4 का 1 में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। अगर हम देखें लास्ट, भारतीय संविधान का भाग 9 के ए में क्या है? तो भाग 9 का ए अगर आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ 9 पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 9 का ए में क्या है? ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका। 9 का ए में क्या है? तो नगर पालिका है। ठीक है, चलिए तो हम इसका देखते हैं। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का हो जाएगा 3। देखिए 1 का 3 किस में है? तो इसमें आपको दिख रहा है 1 का 3। दूसरा देख लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या था? तो संघ क्षेत्र, यानी कि 2 का 1, तो 2 का 1 हो गया। तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा आपका किस में चला जाएगा? भारतीय संविधान का भाग कितना है? 4 का ए, तो 4 का ए में क्या था? तो ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। ये क्लास बेटा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 148 में क्या है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृति, ठीक है, अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। तो 148 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपको मिलान करना है कि अनुच्छेद 40 में क्या है। चलिए तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। क्या है देखिए, बोल रहा है कि अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? याद रखिएगा अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन है। अगर पूछ दे कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या है? तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो 41 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में है। जब 3 को मिल गया तो एक आपको नहीं भी पता अनुच्छेद 48, तो उसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ठीक है, 150 नंबर में क्या हो जाएगा?
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो कौन हो जाएगा भाई, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, अच्छा, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये नहीं, यानी कि 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 3 नहीं होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए 3 1 है, 2 नहीं होगा, सॉरी। आइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है कि यह बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका सब होगा। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होगा। ठीक है, और सभी राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य ये तो होगा ही, और संसद का दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका नहीं होगा, बाकी सब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग 150 अभी पॉलिटी का ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जिनका भी इकोनॉमिक्स है अब उनकी बारी आ जाइए, शुरू करते हैं। चलिए, तो 111 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रक पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, ये लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, आइए। विकासशील देश वह है जिसमें, ठीक है, तो क्या है, तो जिसमें वर्तमान मूल्य पर बढ़ता हुआ GNPO है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 113 में क्या है कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, तो विकास का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो विकास का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या है, तो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन है। यहाँ से आप काट के यहाँ तक ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए विकास का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, यहाँ से उठाइए आर्थिक वृद्धि और, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 114 में क्या है, आइए। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है। ठीक है, तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो क्या गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है कि भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन है। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। ठीक है, तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्या है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 119 में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर में क्या है कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है, तो क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में है या इसके वितरित रुपए का परिवर्तन करने देने। ठीक है, देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर में क्या है कि भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है। चलिए बताइए, तो 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भारत में गन्ना की खेती का एक उदाहरण है तो रोपण कृषि का। ठीक है, चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है, तो 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, विनिवेश होता है। ठीक है, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है,
तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, तो 124 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है कि व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो उद्यमी कहते हैं। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उद्यमी या साहसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता को वाहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 127 में क्या है, आइए, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए तो 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। हाँ 128 है ये आपका, कि बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, तो क्या दुष्प्रभाव होता है, तो 128 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आपका। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 में क्या आ जाएगा, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, तो 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा अदृश्य बेरोजगारी। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये समझिए कि आपको अभी जो चांस अगर देखा जाए ना, तो समझिए कि 70% चांस है ये प्रश्न आने का। लिख के ले लीजिए, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शेखपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का औसत घनत्व है। ठीक है, तो औसत घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर ही। ठीक है, 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा वीवीआई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। तो पुरुषों की साक्षरता कितना प्रतिशत है। ठीक है, महिला का कितना, पुरुष का कितना, यहाँ आपसे पुरुष का पूछा जा रहा था। 132 का देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82.14%। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है। चलिए तो 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर में क्या है कि भारत की मूल आर्थिक समस्या है। तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है, तो 135 का हो जाएगा 1/4। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर में क्या है कि भारत में गरीबी का प्रमुख सूचक है। तो भारत में गरीबी का प्रमुख सूचक कौन है, 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपभोग का निम्न स्तर। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आइए, भारत में शहरी निर्धन की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या है। तो 137 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है, तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत धीमी गति से सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 139 में क्या है, देश में कितने प्रतिशत लोग, ठीक है, लोगों को सार्वजनिक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध है। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 20% लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 की ओर चलते हैं। 140 में क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है। ठीक है, तो 140 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ये सरकार का काम है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 141 में क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 2005 में किया गया था, याद रखिएगा 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया। ठीक है, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। ठीक है, तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सेवा क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर क्या है, तो एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण
होता है। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवा द्वारा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, 145 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। ठीक है, तो भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है, आइए, M1 में शामिल है। तो 147 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो M1 में कौन शामिल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल है। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा को मांग निर्भर करती है। ठीक है, तो 148 का क्या आ जाएगा, आय स्तर पर। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 149 में क्या है कि सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर रहती है। ठीक है, तो किस पर निर्भर रहती है, तो 149 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ब्याज दर पर। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, मुद्रा की मांग से अभिप्राय है। तो मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है, तो लोगों द्वारा नगद के रूप में मुद्रा को जमा रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका बच गया 30 नंबर आपका हिंदी इंग्लिश। ठीक है, 40 नंबर आपका जो सामान्य होता है, सबके लिए होता है, वो बच गया। चलिए तो शुरू करते हैं हम हिंदी इंग्लिश। देखिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है हिंदी इंग्लिश, ये मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इतना बस जान लीजिए ना कि 30 में आपको कितना लाना है, सिंपल सी बात है, 30 में मात्र आपको मात्र 9 नंबर लाना है। अब अगर यही आप नहीं लाते हैं तो फिर आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। अगर पेपर 1 में ही पास नहीं होते हैं तो वो तो चेक ही नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये हो गया, 9 नंबर हर हालत में लाना है। उधर क्या होगा उसका कोई माय बाप नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसका आंसर मिला लेते हैं। अगर आप लोग बनाए हैं तो आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। आइए तो हिंदी इंग्लिश में अगर हम देख ले तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 2 का और चलते हैं, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का भी आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है। चलिए तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका हिंदी शुरू होता है जो कि आपका 22 गो होगा। ठीक है, चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 में देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 20, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 21 का बताइए, 21 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 22 देख लेते हैं, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 23 नंबर देख लेते हैं, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं, सॉरी 24 नंबर। चलिए तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखिए 26 से 30 तक आपको 4 नंबर, ठीक है, यहाँ से सॉलिड आपका आ जाएगा। तो इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, आपका 4 नंबर यहाँ सॉलिड बन जाएगा। तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए 1 मिनट आइए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका लैंग्वेज का जो पेपर था वो हो गया। अब चलते हम सामान्य अध्ययन की ओर। इसमें क्या होगा कि 40 नंबर का होगा ये विषय। इसमें आपको मैथ देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, सोशल साइंस देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि पर्यावरण भी मिल जाएगा और करेंट अफेयर भी आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ से सब कुछ चीज़ पूछा जाएगा। आइए इसको मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, चलिए तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आइए 33। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या है? 1 मिनट, आइए तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? आइए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ से आपका पढ़ने वाला ना। आइए 38 से देख लेते हैं। 38 में क्या है कि भारतीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? तो यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। एक तो है ये टीचर डे जो हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, किनके जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, किनके अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 में क्या है? आइए, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, तो किस स्थान पर मिलती है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंगेर के उत्तर में। आइए 1 मिनट, 101, चलिए 41। तो 41 में क्या है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा 41 का? तो देखिए आपका इसमें सत्य है, बेस्ट एक्टर या ड्रामा किसे दिया गया था? ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया आपका। 41 ना, 41 का आंसर चेंज है। 1 मिनट, चलिए 39। आइए ठीक है, देखो 40 का क्या हो जाएगा था, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए बैक में। मुंगेर के उत्तर में यह हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 41 में थोड़ा सा डाउट है। आइए क्या है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन क्लब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपको यह इसमें सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें हो जाएगा आपका 2 लोग यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए 42 में क्या है कि 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के।
चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 43 में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे उच्च आवृत्ति की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, ठीक है। तो न्यूनतम लंबाई जो है, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। सिलस्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रोकाइट्स कहते हैं। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 में क्या है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 51 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को, ठीक है, वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण को। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्बन डेटिंग क्रेडिट में कितना शामिल होती है, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को चलते। 53 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशों का उदाहरण कौन है? तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा रेयॉन। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 में क्या है, आइए, भारत से धन के निष्कासन को किससे रक्त स्राव कहा जाता है, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 1953 में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको मिलान करना, ठीक है। 56, चलिए तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन, ठीक है, असत्य यानी कि गलत आपको चुनना है, कौन सा गलत है। तो 56 का राइट आंसर क्या है? देखिए, नो स्पन स्पिन, इसका क्या है? अनिल कुंबले, ये आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 57 का? तो याद रखिए मुनीम खान को। चलिए, मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अनुच्छेद 352। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। आइए 59 में क्या है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? अभी जस्ट आपको उधर बताएं, कपास हो जाएगा काली मिट्टी में, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 में क्या है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, देखिए, एक है ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे, एक है आपका भारतीय ब्रह्म समाज। यहाँ पे ना आपको भारतीय लगा हुआ है, इस पर फोकस कीजिएगा, और नहीं तो हो जाएगा आपका गलत, आप मार दीजिएगा राजा राम मोहन राय मार के आ जाइएगा। तो जहाँ पे भारतीय लगा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएगा। कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। और जब पूछे कि सिर्फ पूछ दे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, 1828 में इसकी स्थापना किए थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंडक से है। चलिए तो 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 62 में क्या है,
ये पटना में कौन वहाबी आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पटना में कौन जुड़े थे? तो याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आइए 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वाव अल, ठीक है, एल मंडव किस किस से जुड़ती है? ठीक, किससे किससे जोड़ती है? तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए लाल सागर एवं और अरब सागर को। क्वेश्चन नंबर 65 क्यों चलते हैं? 65 में क्या है? आइए, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला के रूप में जाना जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो बम कब फेंके थे? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक मृत जीवी कवक है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मृतोपजीवी। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलियम। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा है? ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए तो आज का लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। आइए कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को, ठीक है, या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। तो यह संबंध क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कैवेंजिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोग का सेट नंबर 5 समाप्त हुआ और आज रात में आप लोग को सेट नंबर 6 भेज दिया जाएगा और कल 10 बजे उसका डिस्कशन करवा दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।